हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुसेयर एंड एजुकेयर। आज मैं एक टॉपिक लेकर के आई हूँ साइंस का, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आप एनसीईआरटी में भी पढ़ते हैं 11th क्लास में, और यूपी बोर्ड में भी 11th क्लास में है, और कंपटीशन एग्जाम्स में भी इससे कई क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डाइजेशन पढ़ने के पहले हम उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को जान लें। जैसे सबसे पहले न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। हिंदी में बोलेंगे इसको पोषण। पोषण क्या होता है और पोषण हमें क्यों ज़रूरत होती है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो मल्टी सेलुलर है। ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, यानी बहुत सारी सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है। और इन सेल्स में कई सारे सब्सटेंस पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ये जो सेल के बायोमोलिक्यूल्स हैं ये कंटिन्यू टूटते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। इनके टूटने और बनने से ही हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और हमें एनर्जी मिलती है। इसलिए इनका टूटना बनना तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनके टूटने और बनने के लिए इनको कुछ चाहिए होता है जो कि बाहरी वातावरण से मिलता है। वो क्या है? दैट इज़ फूड। हम फूड लेते हैं, उस फूड से जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स होते हैं वे सेल के अंदर जाते हैं, सेल एब्जॉर्ब करती हैं और फिर ये बायोमोलिक्यूल्स टूटते और बनते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स हैं, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी आपको न्यूट्रिशन समझ में आ गया। और सेल के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स की जो प्रोसेस चलती रहती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। यानी कि मेटाबॉलिज्म के लिए जो बाहरी वातावरण से हम फूड एब्जॉर्ब करते हैं, उस फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सभी एब्जॉर्ब करते हैं। इसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं, राइट। अब न्यूट्रिशन हमको समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़ देखें सबसे पहले कि ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है। मैं बिल्कुल नीचे से लेकर के चल रही हूँ। डाइजेशन पढ़ने के पहले ये कुछ टर्म्स हैं जिनको कि हमें पता होना चाहिए। ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी कि दो प्रकार का होता है। ऑटोट्रॉफिक को हम होलोफिलिक भी बोलते हैं, या सेल्फ नरिशिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनको भी ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है स्वयं से। ऑटो मीन्स स्वयं से, यानी जो स्वयं से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, स्वयं से अपना भोजन बना सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक या सेल्फ नरिशिंग ऑर्गेनिज्म। ये भी दो प्रकार के होते हैं, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक वो होते हैं जो केवल अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक पदार्थों से ऑर्गेनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंथेसाइज कर लेते हैं, वो होते हैं कीमोसिंथेटिक। और जैसे कि नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर या सल्फर बैक्टीरिया, ये सब कीमोसिंथेटिक हैं। फोटोसिंथेटिक की बात करें तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और ये एटमॉस्फेयर की CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट का यूज़ करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो कि इनका खुद का भोजन होता है, प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो फोटोसिंथेटिक वही होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। फॉर एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन प्लांट्स, यूग्लिना जो प्रोटिस्टा का एनिमल प्लांट्स है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। हेट्रोट्रॉफिक किसको कहेंगे? हेट्रोट्रॉफिक्स में वे सभी एनिमल्स आएंगे जो कि या तो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होंगे या अदर एनिमल्स पर डिपेंडेंट होंगे। ये बात हो गई। इसके बाद एक और छोटी क्लासों में हम लोग पढ़ते हैं शाकाहारी, मांसाहारी। तो ये क्या है? ये न्यूट्रिशन के आधार पर जीवों की एक श्रृंखला श्रेणियाँ विभाजित की गई हैं, यानी कि जीवों को अलग अलग श्रेणियों में न्यूट्रिशन के आधार पर डिवाइड किया गया है। जैसे कि हर्बीवोरस वे होते हैं जो ओनली शाकाहार ग्रहण करते हैं, जैसे प्लांट्स को खाते हैं या हरी सब्जियों को खाते हैं। कार्निवोरस जैसे आपके लॉयन हो गए, टाइगर, ये कार्निवोरस हैं, हम सभी अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट ओमनिवोरस, जो प्लांट्स और मांसाहारी दोनों को खाते हैं, यानी कि कार्निवर्स भी होते हैं और हर्बीवोर्स भी होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ओमनिवर्स। इसमें ह्यूमन बींग्स आते हैं, ये सभी हम जानते हैं। सेप्रोफिटिक होते हैं। नेक्स्ट सेप्रोफिटिक वे कहलाते हैं जो कि सड़े गले मृत पदार्थों को, डेड बॉडीज़ को खाते हैं, वो सेप्रोफिटिक होते हैं। पैरासिटिक कौन होते हैं? पैरासिटिक वो होते हैं जो किसी अदर एनिमल को अपना होस्ट बनाते हैं।
पैरासिटिक होते हैं, इसमें हम ले सकते हैं टेनिया सोलियम को। तो ये सारी थी जनरल चीज़ें। अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल, ये एक डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगी। ये माउथ से स्टार्ट होती है और नीचे एनस तक जाती है, यहाँ तक माउथ से स्टार्ट होके पूरी एनस तक ये एलिमेंट्री कैनाल है पूरी आपकी ह्यूमन की बॉडी में। यही एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम का कार्य करती है। और इसके अलावा इसमें कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। तो हम इन सभी चीज़ों को डिटेल में एक एक पार्ट को पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होगी, देन हम माउथ के बाद देख रहे हैं जो ब्लैक ब्लैक है माउथ के पास में, ये है बकल कैविटी। ये पोर्शन इसको कहते हैं बकल कैविटी। बकल कैविटी के जस्ट ऊपर ग्रीन कलर में है पैरोटिड ग्लैंड, ये पैरोटिड ग्लैंड। नेक्स्ट आ जाइए फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद है ईसोफेगस, उसके बाद है हमारा स्टमक। स्टमक के यहाँ अलग अलग पार्ट दिखाए गए हैं, कार्डियक और पाइलोरिक, दो पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज लिखा हुआ है, ये पेनक्रियाज है ग्रीन कलर वाला। उसके बाद नेक्स्ट आइए तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में आपका लीवर दिखाई देगा, ये क्या है, लीवर है। लीवर के नीचे ब्लैक कलर में गाल ब्लैडर है, और गाल ब्लैडर के आगे बढ़ते हैं तो नीचे आइए तो ये डिओडिनम वाला पार्ट है, ये इसको कहते हैं डिओडिनम। नेक्स्ट फिर एलिमेंट्री कैनाल के और पार्ट है जीजुनम, कॉलम, इलियम, सीकम और रेक्टम। इस तरीके से ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल आपकी माउथ से लेकर के एनस तक ये पूरी 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है, यानी इसकी लेंथ 8 to 10 मीटर होती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। ये लंबी होती है, हमें लॉन्ग दिख रही है। दूसरी चीज़, ये खोखली होती है, खोखली दिखाई दे रही है, और कॉइल्ड होती है। हम इस एरिया में इसको कॉइल्ड देख सकते हैं। ये बहुत सारी लंबी, अब 8 से 10 मीटर तो स्वाभाविक है लंबी होगी, हमारी पूरी बॉडी में है ये, तो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये भी हमें पता हो गई। माउथ से लेकर के एनस तक का जो ये ट्रैक है, इस पूरे ट्रैक को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी शॉर्ट में बोलेंगे जीआई ट्रैक, जीआई ट्रैक कहते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल को जो कुछ पार्ट्स में बांटा गया है, कुछ मेन पार्ट्स में बांटा गया है, वो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहला पार्ट है बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी किसको कहते हैं? ये बकल कैविटी मैंने आपको बताई थी ब्लैक कलर में, और ये फेरिंग्स है। बकल कैविटी से फेरिंग्स तक का जो रीजन है उसको हम कहते हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ये नेक्स्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस भी मैंने आपको बताई थी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ईसोफेगस है। यहीं पे इसी के जस्ट पास में श्वसन नली भी होती है आपकी, रेस्पिरेटरी डक्ट जिसको कहते हैं वो भी होती है। ये है ईसोफेगस, ये सेंटीमीटर में होती है। उसके बाद है स्टमक, दिखाया आपको मैंने। उसके बाद है इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले हम बात करें बकल कैविटी की। बकल कैविटी क्या होती है? मुख गुहा, हिंदी में इसको कहते हैं मुख गुहा। ये हमारे माउथ में, जैसे ही माउथ स्टार्ट होता है उसके बाद अपर पार्ट में जो तालू है, अपर वाला तालू, इसको पैलेट बोलते हैं। और साइड में, लेटरल साइड में ये चीक्स से कवर्ड होती है। अपर पार्ट में पैलेट से, साइड में लेटरल साइड में चीक से, और लोअर पार्ट में टंग से कवर्ड होती है। यानी ये तीनों तरफ से इस तरीके से कवर्ड होती है, चारों तरफ से। इसका काम क्या है? ये भोजन को इधर उधर गोल गोल घुमाने में मदद करती है। भोजन इधर उधर गोल गोल जब घूमता है तो लार जो हमारा सलाइवा मुंह में आता है, वो सलाइवा उस भोजन को एक तो गीला करता है, दूसरा दांत उसको काटते यानी चबाते हैं, और उसकी जो टंग है, टंग उसको इधर से उधर गोल गोल घुमाने में मदद करती है। ये बकल कैविटी का कार्य होता है।
ये चिकनी होती है तो आगे भोजन को भी धकेलती है। जब भोजन अच्छी तरीके से चब जाता है, अच्छी तरीके से बिल्कुल महीन हो जाता है, तो ये आगे धक्का देने में भी मदद करती है। उसके बाद टंग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो डाइजेशन का मैं बता रही हूँ। इनसे कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको सिंपल नहीं आएंगे कि सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे कि लीवर कहाँ होता है या स्टमक कहाँ होता है। ये तो आप डायग्राम में देख रहे हो कि लीवर आपको कहाँ दिख रहा है, लेफ्ट साइड में, स्टमक कहाँ दिख रहा है, राइट साइड में। ये ऐसे क्वेश्चन सिंपल से नहीं आते कि मनुष्य के में पाचन कहाँ होता है, आहार नाल में, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले। अब क्वेश्चन थोड़े से स्टैंडर्ड आएंगे। तो अब टंग की बात करते हैं। टंग कहाँ होती है? टंग की जो अपर सरफेस होती है, टंग हम देखें, ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। जो हमारी टंग है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये आगे की साइड से केवल ये ऊपर नीचे होती है, बाकी ये पीछे से पूरी तरीके से जुड़ी हुई होती है और मोटी फ्लैशी लेयर होती है टंग। दूसरी चीज़ इसके बारे में बात करें तो ये अपर सरफेस जो इसकी होती है वो रफ जैसी होती है। कभी ध्यान से शीशे में आप देखें तो आपको खुद दिखाई देगी, खुरदरी टाइप की इसकी सरफेस होती है। और इस सरफेस पे 4 टाइप्स के पेपिली पाए जाते हैं। अब ये 4 टाइप्स के पेपिली कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है फिलीफॉर्म पेपिली। आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे नाम डिनोट किया है फिलीफॉर्म पेपिली। ये जो फिलीफॉर्म पेपिली है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, धागे जैसी स्ट्रक्चर जीभ में बनी होती है, लाइन टाइप की, उसको कहते हैं फिलीफॉर्म पेपिली। इन फिलीफॉर्म पेपिली में टेस्ट बड नहीं होती हैं, नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है फंगीफॉर्म। ये आप देखिए, ये है फंगीफॉर्म। ये जो गोल गोल मैंने डायग्राम बनाया है, रेड कलर से दर्शाने की कोशिश की है, ये है फंगीफॉर्म पेपिली। ये फंगीफॉर्म पेपिली कैसी होती हैं? आपको दिख रही हैं, उभार के तरीके लाल दाने के रूप में है ना, मशरूम शेप्ड की होती हैं। इनका जो शेप होता है वो मशरूम के तरीके का होता है और ये पूरी टंग में फैली हुई रहती हैं। और इनमें से जो प्रत्येक हर फंगीफॉर्म में 5 टेस्ट बड पाई जाती हैं, 5 यानी फिलीफॉर्म में कोई नहीं होती है टेस्ट बड, लेकिन फंगीफॉर्म में प्रत्येक फंगीफॉर्म में 5 टेस्ट बड पाई जाती हैं। नेक्स्ट है फोलिएट मैंने आपको देखिए यहाँ दर्शाया है, ये है फोलिएट, ये वाला, ये पार्ट, ये फोलिएट पेपिली। ये फोलिएट पेपिली जो है लेटरल साइड में, इनका कलर रेड होता है, लेकिन मैंने यहाँ डायग्राम में ज़रूर ब्लैक बनाया क्योंकि मैंने फंगीफॉर्म को रेड कलर दर्शा दिया था, इसलिए इसको समझ में आया, इसलिए मैंने ब्लैक में दर्शाया। जो फोलिएट पेपिली हैं ये रेड कलर की होती हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लीफ लाइक होती है, पत्ती की तरीके होती हैं, छोटी छोटी श्रृंखलाएँ होती हैं पत्ती की तरीके। इसमें 5 टेस्ट बड पाई जाती हैं, 5 मतलब स्वाद कलिकाएँ जो होती हैं 5 पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्या बचा हमारा? सर्कमवेलेट पेपिली। 4th है सर्कमवेलेट पेपिली। ये देखिए, ये जो ऊपर हिस्सा है ये आपको वी शेप में दिख रहा है, मैंने भी मार्क किया हुआ है वी शेप में। ये वी शेप में कतार में बिल्कुल अरेंज रहती हैं सर्कमवेलेट पेपिली। ये सर्कमवेलेट पेपिली उल्टे वी के शेप में होती है। इनमें जो प्रत्येक एक सर्कमवेलेट पेपिली है, प्रत्येक में 100 से लेकर के 300 तक टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं, 100 से लेकर के 300 तक। तो ये टेस्ट बर्ड, ये इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इनको ज़रूर तैयार करें। अब इम्पॉर्टेंट जो हर बार आपने देखा होगा एग्ज़ाम्स में कि हम जो टेस्ट बर्ड्स हैं तो उनसे कहाँ किस टाइप का कौन सा टेस्ट फील करते हैं, हमारी टंग में कौन सा टेस्ट कहाँ से फील होता है। तो सबसे पहले आप देखिए, जो आगे का हिस्सा है ये मैंने बनाया है, यहाँ से हमें मीठे का एहसास होता है, स्वीट। यदि कोई चीज़ हम खाते हैं तो वो मीठी है तो हमें आगे वाले हिस्से से पता चलता है कि वो मीठी है। इसके जस्ट ऊपर थोड़ा बढ़ते हैं तो इतना एरिया कवर करता है, ये साल्टी एरिया होता है, यानी यहाँ से हमको नमकीन स्वाद पता चलता है। नेक्स्ट जो इसके लेटरल साइड है, ये वाले, ये लेटरल साइड से हमें खट्टा यानी सौर, खट्टा, यदि कोई खट्टा स्वाद है उसका हमें यहाँ से पता चलता है। नेक्स्ट जो बीच में बना हुआ है ऊपर पीछे की साइड, वो बिटर टेस्ट बताता है। इस तरीके से ये टेस्ट बर्ड्स हमारे टंग में काम करती हैं।
फंक्शन क्या क्या होते हैं टंग के? सभी को पता है कि हमारी टंग जो है गीली गीली सी रहती है, यानी कि म्यूकस का सिक्रीशन होता है। जब म्यूकस का सिक्रीशन होता है और सलाइवा का सिक्रीशन होता है, लार का सिक्रीशन होता है, तभी तो भोजन को गीला बनाया जाता है, महीन बनाने में मदद मिलती है। दूसरा इसका काम क्या है, ये लाइपेज एंजाइम का सिक्रीशन करती है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है? लाइपेज एंजाइम जो है भोजन में, हमारे फूड में जो भी फैट होती है, फैट ट्राइग्लिसराइड के रूप में होती है, यानी कि हार्ड जो फैट्स होती हैं उनको सॉफ्ट फैट्स में चेंज करती है, यानी ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में टूटना इसका शुरू हो जाता है। किसकी मदद से? लाइपेज एंजाइम की मदद से। यानी टंग लाइपेज एंजाइम को सिक्रीट करती है, जिससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में फैट्स को तोड़ने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, और जो इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है, हमें बोलने में मदद करती है। टंग की मदद से ही हम स्पष्ट बोल पाते हैं। नेक्स्ट, निगलने में भी मदद करती है। हम टैबलेट खाते हैं, कभी बीमार होते हैं, टैबलेट खाते हैं, हम टंग पे ही रखते हैं और पानी पी लेते हैं, अंदर चली जाती है, यानी निगलने में भी ये मदद करती है। तो ये टंग की बात हो गई। लार के बारे में भी मैंने बता दिया। जो लार होती है हमारी, वो लार जो है अम्लीय माध्यम की होती है, उसका जो pH है वो 6.8 तक होता है। नेक्स्ट है, इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे जो माउथ है उसमें जो टीथ पाए जाते हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, यानी हिंदी में बोलेंगे उसको दंत विन्यास, इंग्लिश में डेंटिशन भी बोलते हैं। तो वो किस टाइप के हैं? तो जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स के जो टीथ हैं उनकी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, बस वही चीज़ें पढ़ेंगे। हमारे टीथ जो हैं वो थीकोडेंट होते हैं। थीकोडेंट मीन्स क्या होता है कि जो जा है, जो जबड़ा है हमारा, जबड़े की बोन के एक गहरे गड्ढे में जो दांत हमारे फिक्स होते हैं, और फिक्स होते हैं जिससे कि वो इधर से उधर हिलते नहीं हैं। और दूसरी जो इसकी विशेषता है वो क्या है, डाइफायोडेंट है। डाइफायोडेंट यानी कि जीवन में सिर्फ 2 बार निकलते हैं। पहले बार तो जो दांत आते हैं वो हमारे अस्थायी होते हैं, उनको डेसिडुअस बोलते हैं, यानी कि वो गिर सकते हैं, टेम्परेरी होते हैं हमारे दांत, उनको मिल्की टीथ भी बोलते हैं, या उनको हम लैक्टल टीथ भी बोलते हैं। तो ये डेसिडुअस होते हैं। डायफोडेंट इसलिए बोलते हैं। नेक्स्ट, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट क्या होता है? हेट्रोडोंट का मतलब होता है कि दांतों का विभिन्न अलग अलग आकृति या शेप में होना। हमारे दांत आप कभी भी ध्यान से देखेंगे तो एक ही शेप के नहीं हैं, इनके शेप अलग अलग हैं। पीछे बड़े बड़े से दांत हैं, फिर थोड़े छोटे हैं, फिर सामने देखें तो आप ऊपर के दांत बड़े हैं, नीचे के छोटे हैं, उन अलग अलग साइज़ में हैं, अलग अलग आकृति में हैं। इसको कहते हैं हेट्रोडोंट। ह्यूमन में और अदर्स मैमल्स जो हैं उनमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। या आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती है वो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। जो 4 प्रकार के दांत हैं वो कौन कौन से हैं? ये हैं 4 प्रकार: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर हिंदी में कहते हैं कृंतक। नेक्स्ट, कैनाइन, इसको कहते हैं रदनक। फिर प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक, और मोलर मीन्स चवर्णक। ये 4 प्रकार के होते हैं। अब ये दांत अस्थाई और स्थाई जो 2 प्रकार मैंने बताए हैं वो देखिए, ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। जो अस्थाई दांत होते हैं 6 से लेके 10 मंथ तक बच्चे में आ जाते हैं। इनकी जो टोटल संख्या होती है, नंबर कितने होते हैं? 20, यानी 20 टीथ 6 to 10 मंथ में डेवलप करके बच्चे में आ जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? अस्थाई दांत कहते हैं, या इनका दूसरा नाम है क्षीर दंत। हिंदी मीडियम में यदि हम पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे जा सकते हैं कि क्षीर दंत कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है। इंग्लिश में इनको हम क्या क्या कहते हैं? डेसिडुअस कहते हैं। डेसिडुअस मीन्स गिर जाना, जो कि गिर जाते हैं उनको डेसिडुअस एक साइंस की टर्म है। मिल्की यानी दूध के दांत बोलते हैं, या लैक्टियल भी दूध के दांत से ही मतलब होता है। नेक्स्ट, प्राइमरी टीथ यानी जो पहले आने वाले टीथ होते हैं। इतने नामों से हम जानते हैं अस्थाई दांत को। संख्या कितनी होती है? 20। अरेंजमेंट कैसी होती है ये देखिए। अरेंजमेंट में आप नीचे वाले पार्ट को ले लीजिए, चाहे ऊपर वाले पार्ट को ले लीजिए। नीचे वाले पार्ट को हम चलिए पहले लेकर के चलते हैं। नीचे पार्ट को आप 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो 5 इस साइड और 5 इस साइड, यानी 5 इधर और 5
इधर आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। सेकेंड मोलर, ये पीछे है सेकेंड मोलर, देन फर्स्ट मोलर, फिर उसके बाद कैनाइन, और फिर ये इंसीजर। यहाँ पे इंसीजर ये दिखाई दे रहा है, ठीक। और ये क्या है, सेंट्रल इंसीजर हो गया। इस साइड भी बिल्कुल ऐसी अरेंजमेंट होगी। अब ऊपर वाला देखते हैं, ऊपर वाले को देख लीजिए। ये सेंट्रल में इंसीजर, ये इंसीजर, कैनाइन, फर्स्ट मोलर एंड सेकेंड मोलर, ये इस टाइप से। इधर भी इतने ही आपको मिलेंगे, 5, 5, 10 एंड 5, 5, 10। इस तरीके से इसका जो फॉर्मूला होगा वो 2102/2102। दैट मीन्स इसमें प्री मोलर एब्सेंट होते हैं। जो बच्चे होते हैं छोटे, जो अस्थायी दांत जिनमें आते हैं, उनमें अस्थायी दांतों में प्री मोलर नहीं पाए जाते हैं, मोलर पाए जाते हैं। 4 मोलर ऊपर, 4 मोलर नीचे, मोलर पाए जाते हैं। और इस प्रकार से पूरे 20 दांत होते हैं। इंसीजर भी 4 होते हैं, कैनाइन 2 होते हैं, और आपके प्री मोलर एब्सेंट मोलर 4 होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम स्थायी दांत की बात करें। ये स्थायी दांत यानी परमानेंट टीथ का डायग्राम है। परमानेंट टीथ जब एडल्ट स्टेज आती है, जब वयस्क स्टेज आती है, तो परमानेंट टीथ हमारे डेवलप हो जाते हैं। उसका जो फार्मूला है, फार्मूला आपने कई बार एग्जाम्स में, किताबों में सब जगह पढ़ा है, 2123/2123। ये 2123 क्या है, 2 हमारे सबसे पहले इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, प्रीमोलर। ये आधे जबड़े के हैं। अब लोगों को समझ नहीं आता होगा 32 कैसे हो गए। तो ये आधे जबड़े का, ये जो फार्मूला, ये आधे जबड़े का, और ये भी आधे जॉ का है। यानी पूरे जॉ का आप लेंगे तो ऊपर डबल कर दीजिए, यानी ऊपर 4, 2, 4, 6, 4, 2, 4, 6, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 32 हो जाएंगे। इसीलिए मल्टीप्लाई लिखा है ताकि आप समझ पाएँ कि ये आधे आधे जॉ का शो किया गया है। इसमें जो अरेंजमेंट है वो आप देखिए, सेंट्रल में इंसीजर, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इंसीजर, फिर लेटरल साइड के इंसीजर हैं, उसके बाद कैनाइन है। ये ग्रीन कलर से मैंने प्री मोलर बनाए हैं, ये फर्स्ट एंड सेकंड प्री मोलर हैं। और इधर मोलर देखिए, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ये 3 मोलर है। पीछे के जो दांत होते हैं हमारे, वो 3 मोलर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मोलर। इसी टाइप से इस साइड भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी पीछे के 3 मोलर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर ग्रीन कलर में आपके प्रीमोलर हैं 2, उसके बाद आपके इंसाइजर या इंसीजर हैं। ये नीचे के जॉ के हो गए। ऊपर के जॉ का देखेंगे, वहाँ भी आपको ये दिखाई देगा। एक चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली है वो ये है, डायग्राम में आप देख चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, जो टेम्परेरी टीथ है यानी अस्थायी दांत, क्षीर दांत जो हैं, उनमें इंसीजर की संख्या 8 होती है, कैनाइन नंबर्स में 4 होते हैं, प्रीमोलर 0 होते हैं, मोलर 8 होते हैं। इनको आप ऐड करेंगे तो टोटल 20 होते हैं, यानी टेम्परेरी टीथ 20 होते हैं। जो परमानेंट टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ में इंसीजर 8। अब आप मैच कर सकते हैं, यहाँ भी इंसीजर 8 है, कैनाइन यहाँ 4 है, ऊपर भी कैनाइन 4 है, यहाँ प्रीमोलर 0 है और यहाँ प्रीमोलर 8 है, और यहाँ मोलर 8 है। अब यहाँ मैंने देखिए मार्क किया हुआ है, ये क्यों मार्क किया है, क्योंकि ये जो मोलर 8 होते हैं 6 से लेकर के 3 ईयर के बच्चों में, ये 6 मंथ से लेकर 3 ईयर्स के बच्चों में टीथ निकलने के बाद 6 से 12 साल तक ये दांत जो हैं ये गिर जाते हैं, मोलर गिर जाते हैं, और फिर इनके स्थान पर प्रीमोलर आ जाते हैं, यानी इनकी जगह प्रीमोलर ले लेती है। इसीलिए आपको ये फिर परमानेंट टीथ में प्रीमोलर 8 दिखाई देते हैं। और जो मोलर हैं ये नए दांत आते हैं, ये दांत स्थायी, ये दांत पहले नहीं थे, ये बचपन में नहीं होते हैं, फिर ये वयस्क अवस्था में धीरे धीरे बढ़ने पर ये दांत आते हैं। इसीलिए ये मोलर टीथ कभी गिरते नहीं हैं और ये एक बार ही जीवन में आते हैं। इनको हम मोनोफोडोंट कहते हैं। मोनोफोडोंट मीन्स एक ही बार जीवन में आते हैं।
जिनकी संख्या 12 होती है। तो आपको याद रखना है कि स्थायी दांत हमारे 12 होते हैं, अस्थायी दांत हमारे 20 होते हैं। जो अस्थायी दांत होते हैं, अस्थायी दांतों में जो प्रीमोलर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो मोलर होते हैं वही 8 मोलर परमानेंट टीथ जब आ जाते हैं उस टाइम यानी वयस्क अवस्था में मोलर ही प्रीमोलर का स्थान ले लेते हैं। तो ये तो टीथ की बात हो गई। मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ टीथ। अच्छी तरह आप जानते हैं कि क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, खाना खाने में हम यूज़ करते हैं, भोजन को चबाने में यूज़ करते हैं। अलग अलग दांतों का अलग अलग कार्य होता है। सबसे पहले इंसीजर की बात करें, 4 टाइप ऑफ टीथ हमने पढ़े। इंसीजर की बात करें तो इंसीजर क्या करते हैं, काटने और कुतरने का काम करते हैं, यानी शार्प एज के रूप में यूज़ किए जाते हैं। केनाइंस का काम चीरने और फाड़ने का होता है। जो प्रीमोलर होते हैं वो चबाने और पीसने का काम करते हैं, ये बाइकप्सिड टीथ होते हैं। और जो मोलर होते हैं वो चबाने और पीसने दोनों का काम ये भी करते हैं, ये ट्राइकप्सिड टीथ होते हैं। इनको विजडम टीथ भी कहते हैं। विजडम टीथ क्या है, अक्लदाड़, जिनको आप हिंदी में कहते हैं अक्लदाड़, ये 17 to 21 ईयर की एज में ही निकलते हैं। 17 to 21 ईयर की एज में हमारे ये मोलर्स विजडम टीथ निकल आते हैं। इस तरीके से मैंने आपको पूरा ये बताया। आप वीडियो को रोक करके अच्छे से डायग्राम को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसके बाद इसके आगे के भाग की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आगे का डाइजेशन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके पूरे डाइजेशन को अच्छी तरीके से पूरा कवर करेंगे। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, बेल आइकन को मत दबाना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक एंड शेयर ज़रूर करना।